नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं सुरेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपनी एक नई क्लास में फिर हाजिर हैं। आज अपनी राज्य व्यवस्था में आज एक नए टॉपिक पढ़ते हैं। वो हमारा टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा देखिए, राज्यसभा है उसे कहा जाता है उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। इसे कहा जाता है द्वितीय सदन। द्वितीय सदन इसे कहा जाता है लगातार चलने वाला सदन। कैसा सदन? लगातार चलने वाला सदन। इसे कहते हैं राज्यों की सभा। राज्यों की सभा क्यों कहते हैं? देखिए आप, उच्च सदन, कोई भी सदन हो उसकी एक योग्यता होती है। किसी भी सदन का सदस्य बनेगा उसकी योग्यता होगी, लेकिन राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए योग्यता जरूर है कि उसकी उम्र कितने साल होने चाहिए? 30 साल। कम से कम कितने साल का व्यक्ति होना चाहिए जो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है? 30 साल। लेकिन यहां पर उम्र कोई मायने नहीं रखती है। एक शर्त जरूर है कि 30 साल होने चाहिए, लेकिन इसे उच्च सदन कहने का तात्पर्य यह है कि यहां के जो सदस्य होते हैं वो वरिष्ठ सदस्य होते हैं। उम्र की कोई अहमियत नहीं होती, उनकी एक विशेष योग्यता, विशेष गुण होता है। इसलिए सदन को क्या कहते हैं? उच्च सदन। इसे कहते हैं द्वितीय सदन। प्रथम सदन कहते हैं लोकसभा को, क्योंकि इसकी सदस्य संख्या होती है वो सबसे अधिक होती है। जिसे बहुमत प्राप्त होता है वो लोकसभा में होना चाहिए। यहां इसकी थोड़ी सी अपेक्षा की गई, इसलिए इसको कैसा सदन कहते हैं? द्वितीय सदन। इसे कहते हैं लगातार चलने वाला सदन। देखिए मित्रों, प्रश्न आता है कई बार कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। पहला ऑप्शन मिलता है 6 साल, ठीक है ना, 5 साल, 4 साल, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। कहने का मीनिंग यही है कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये लगातार चलने वाला सदन है। कार्यकाल होता है वो सदस्यों का होता है कितने साल? 6 साल। तो यह राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इसलिए कैसा सदन है ये? लगातार चलने वाला सदन। इसे कहते हैं राज्यों की सभा। क्या कहते हैं? राज्यों की सभा। लोकसभा को हम कहेंगे लोगों की सभा। लोगों की सभा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्यसभा का चुनाव है प्रत्यक्ष होता है। खास बात यह कि राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इन सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसलिए कैसी सभा है ये? राज्यों की सभा। मित्रों, इसे कहते हैं स्थायी सदन। कैसा सदन? स्थायी सदन। स्थायी सदन क्यों कहते हैं? परमानेंट है, ये भंग नहीं हो सकता, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। जिस प्रकार राष्ट्रपति आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी। राज्यसभा को भंग कोई नहीं कर सकता। इसलिए कैसा सदन है? स्थायी सदन है। तो देखिए, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन क्योंकि वरिष्ठों का सदन है, बुजुर्गों का सदन है, विशेष योग्यता होती है, वो सदस्य होते हैं यहां पर। आगे इसको कहते हैं द्वितीय सदन। लोकसभा की अपेक्षा थोड़ी सी कम शक्तियां। तीसरा है लगातार चलने वाला सदन, कभी भी समाप्त नहीं होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसे कहते हैं स्थायी सदन क्योंकि ये भंग नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं राज्यों की सभा क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। आगे देखिए आप, आगे है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ। राज्यसभा का गठन की बात करें तो देखिए, राज्यसभा का जो गठन हुआ है वो है 6 अप्रैल 1952। बात करें प्रथम बैठक की, प्रथम बैठक यह है 13 मई 1952। तो गठन की बात करें 6 अप्रैल 1952, बैठक 13 मई 1952। बात करें सदस्यों की या सदस्य संख्या,
देखिए राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो बात करें अधिकतम कितने होते हैं बताइए आप? 250 होते हैं। कितने होते हैं? अधिकतम कितने? 250। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 245। देखिए इन सदस्यों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे? देखिए आप, इन 250 सदस्यों में 238 सदस्य तो होंगे निर्वाचित और 12 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। क्या होंगे? मनोनीत। अब ये मनोनीत करेगा कौन? तो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। देखिए मित्रों, खास बात यह है कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे 12, जिनका मनोनयन होना है, ये 12 सदस्य 4 क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्र से संबंधित 12 सदस्यों को मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्या ये 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति करता है। ये 4 क्षेत्र से संबंधित होंगे: साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। यदि यहां पर अपवाद की बात करें कि खेल से संबंधित भी कई क्रिकेटरों को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, जैसे सचिन तेंदुलकर। खेल शब्द, खेल जैसा कोई भी शब्द इसमें नहीं लिखा गया है, केवल 4 शब्द हैं: साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो सचिन तेंदुलकर का मनोनयन किस आधार पर हुआ? तो ये किस आधार पर हुआ था? कला के आधार पर हुआ था, क्योंकि खेल एक क्या है? कला है। आगे देखिए आप, अब बात करें राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। कार्यकाल नहीं होता है इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। लेकिन जो सदस्यों का कार्यकाल होगा, सदस्यों का कार्यकाल होगा वो कितने साल होगा? 6 साल होगा। यहां थोड़ा ध्यान रखना। बाकी लोकसभा, विधानसभा, यहां कितना साल होता है? 5 साल होता है। खास बात यह है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होंगे। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होंगे। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य होंगे। 2 साल के बाद फिर 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा। इस प्रकार ये श्रृंखला चलती रहती है। इसलिए इस सदन को कैसा सदन कहते हैं? लगातार चलने वाला सदन कहते हैं। आगे देखिए, आयु पूछी जाती है। योग्यता में वैसे तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया है, पागलपन नहीं होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। लेकिन उम्र थोड़ी अलग है और इसकी न्यूनतम जो आयु है वो है 30 साल। कितने साल होने चाहिए? 30 साल होने चाहिए। बात करें इसके अध्यक्ष की, पहली बात तो यही है कि राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है उसे कहते हैं सभापति। और जो सभापति का काम करता है, सभापति का जो काम करता है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। मित्रों, उपराष्ट्रपति के नाम से कोई काम नहीं है और ना ही उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाम से वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के मुख्यतः 2 काम है। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति 2 काम करेगा। पहला काम वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। दूसरा काम है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो यहां पर राज्यसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे?
तो आपको ध्यान होगा पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे वो राधा कृष्णन थे, तो हमारे पहले सभापति भी कौन होंगे? राधा कृष्णन होंगे। देखिए राज्यसभा का यदि सभापति उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह एक अध्यक्ष और होता है, उसे कहते हैं उपसभापति। यानी सभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है? उपसभापति करता है। और हमारे पहले जो उपसभापति थे वो थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू हैं। तो हमारे सभापति भी कौन होंगे? वेंकैया नायडू होंगे। बात करें उपसभापति की तो वर्तमान में जो उपसभापति है वो कौन है? हरिवंश नारायण है। हरिवंश नारायण, हरिवंश नारायण। देखिए मित्रों, एक विपक्ष का नेता भी होता है, एक सदन का नेता भी होता है। तो इस पर बात करें तो हमारे जो सदन के नेता थे, यदि बात करें सदन का नेता जो सरकार की तरफ से होता है, जिसकी सरकार होती है, सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रत्येक सदन में एक उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक नेता होता है, उसे कहते हैं उस सदन का नेता। तो पहले जो सदन के नेता थे वो थे गोपाला स्वामी अय्यर। गोपाला स्वामी अय्यर। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो सदन के नेता हैं वो है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। ये सदन के नेता हो गए। एक विपक्ष भी होता है। विपक्ष, सरकार का जो विपक्ष का काम करता है उसका भी एक नेता होता है। देखिए मित्रों, 1967 तक कोई भी विपक्ष के नेता की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन वर्तमान में विपक्ष का नेता वही बनेगा जिसके पास कुल सीटों का 10% हो। तो जो हमारे पहले विपक्ष के नेता थे पहले 1952 से, वो थे श्याम नंदन। श्याम नंदन। लेकिन जब ये शर्त लागू कर दी गई कि 10% सीटें होगी वही विपक्ष का नेता बनेगा, वो प्रथम विपक्ष के नेता थे, वो थे कमलकांत त्रिपाठी। कमलकांत त्रिपाठी। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आजाद है। कौन है? गुलाम नबी आजाद। तो ये विपक्ष के नेता। पहले यदि बात करें श्याम नंदन आए तो श्याम नंदन हमें करना है क्योंकि शर्त नहीं थी, फिर भी विपक्ष के नेता थे। लेकिन 1977 में जो एक्ट बना दिया गया था 10% सीटों का, कि 10% सीटें होनी चाहिए, उसके बाद में जो पहले विपक्ष के नेता थे वो कमलकांत त्रिपाठी थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? गुलाम नबी आजाद है। अब बात करते हैं आगे। देखिए आप, देखिए राज्यसभा है, राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार है। हम पढ़ रहे हैं कि राज्यसभा स्थायी सदन है, उच्च सदन है। इसके अलावा राज्यसभा की कुछ विशेष योग्यताएं हैं जिस पर फैसला लेने का अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को है। तो अब हम देखते हैं राज्यसभा के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान क्या क्या विशेष प्रावधान है? देखिए आप, पहला विशेष प्रावधान तो यही है कि राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। सदन का सदस्य नहीं होता है। पहली बात, अध्यक्ष कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। यह विशेष बात है, सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा भी जाता है, राज्यसभा आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 के तहत क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। देखिए, जो हमारी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन किया गया है।
शक्ति विभाजन यानी केंद्र किस पर कानून बनाएगा, राज्य किस पर कानून बनाएगा, समवर्ती सूचियां जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, इन बातों का उल्लेख किया गया। तो हमें पता है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, राज्य विधानसभा का होता है या राज्य का होता है। लेकिन आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्यसभा भी बना सकती है, लेकिन वो विषय कैसा होना चाहिए, वो विषय राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। कैसा विषय होना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व है, यानी वह विषय एक राज्य के काम नहीं, ऐसा कोई कानून जो पूरे भारत के काम आ सकता हो, पूरे भारत के काम हो, ऐसा विषय यदि राज्य सूची में है, यानी राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, राज्यसभा में, राज्यसभा को है। ये बात भी किस में लिखी गई है, आर्टिकल 249 में कहा गया है। इसके अलावा देखिए आप, एक है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 मित्रों, हम पढ़ते हैं कि भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईसीएस है, वो 3 है। कितनी है, 3 है। पहली कौन सी, आईएएस हम पढ़ते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। ये 3 सेवाएं हैं, इन्हें भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। यदि बात करें इनके इतिहास की, तो इन सेवाओं को कहा जाता है लोक सेवा, और लोक सेवा का जनक आपको पता है, लोक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड इरविन को, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लोक सेवा का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन भारत में इन सेवाओं को कहा जाता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है, सरदार पटेल को माना जाता है। तो इन जो आईसीएस है, इन 3 सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन 3 सेवाओं के अलावा राज्यसभा को यह लगे कि एक नई सेवा का गठन करना है, तो राज्यसभा ऐसा कर सकती है कि इस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 312 312 के तहत, यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है, राज्यसभा कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है, 312। यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अलावा राज्यसभा को यह लगे कि हमें एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है, तो ऐसा राज्यसभा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में, 312 में। अच्छा, इन सेवाओं को क्या कहा जाता है, लोक सेवा कहा जाता है। लोक सेवा का जनक हमने पढ़ा, किसको कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में इन सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, तो सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक माना जाता है। बात करें लोक सेवा दिवस की, तो आपको ज्ञात होगा लोक सेवा दिवस कब बनाया जाता है, 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस बनाया जाता है। इसके बाद में एक विशेष अधिकार है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास विशेष प्रावधान में एक और देखते हैं। राज्यसभा के पास विशेष प्रावधान यह है कि आपको ध्यान होगा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, आर्टिकल 352 लगाया जाता है, वो लगाया जाता है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। आपको एक चीज और ध्यान करनी है, राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो किसकी सिफारिश पर करता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। लेकिन 352 में स्पष्ट रूप से कहा गया है किसकी सिफारिश पर लगाएगा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगाएगा। संविधान में केवल एक ही जगह मंत्रिमंडल शब्द है, वो कहां है, 352 में। मंत्रिमंडल किसका होता है, जिसे लोकसभा में बहुमत होता है, जिसकी सरकार होती है। लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। कहने का मतलब यही है कि लोकसभा अस्थायी सदन है, तो क्या हो सकता है, भंग हो सकता है, सरकार निरस्त हो सकती है, बर्खास्त हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये मंत्रिमंडल भी क्या हो सकता है, बर्खास्त हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल पर कोई निर्णय लेना है, तो ये निर्णय कौन लेता है, राज्यसभा लेती है। कहने का मतलब यही है, जब लोकसभा भंग हो, क्या हो, लोकसभा भंग हो, ऐसी स्थिति में
यदि 352 पर कोई निर्णय लेना है तो कौन लेता है? राज्यसभा लेती है। कौन लेती है? राज्यसभा। देखिए मित्रों, राज्यसभा की सीटों का यदि बात करें, निर्धारण किया गया है और हमने अनुसूचियों में भी पढ़ा था कि राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं, अधिकतम जो 250 सीटें हैं, इनमें जो 238 सीटें हैं, इनका निर्वाचन किया गया है और इनका निर्वाचन किया गया, विभाजन किया गया है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है और इसके विभाजन का आधार माना गया किसको? जनसंख्या को। किसको बनाया गया है? जनसंख्या को। और इस किस आधार पर बंटेगी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है अनुसूची 4 में। यानी अनुसूची में किसका आवंटन किया गया है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया अनुसूची 4 में। इन सीटों का आवंटन किस आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर होगा। यदि बात करें वर्तमान में अधिकतम राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? ये किस में है? उत्तर प्रदेश में है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। कहने का मतलब आधार क्या रखा गया है? जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अब एक चीज और है, हम लोकसभा में पढ़ते हैं कि लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हैं, जो अधिकतम सीटें 552 है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लोकसभा की बात कर रहा हूं। इन 552 सीटों में से जो 2 सीटें हैं वो एंग्लो इंडियन होंगे, यानी आंग्ल भारतीय होंगे। कौन होंगे? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन। इनका जो मनोनयन करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आर्टिकल 331 के तहत। यानी अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। बाकी कितने बच गए? 550 सीटें बच गई। इन 550 सीटों में से वर्तमान में कितनी है? 545। ये 545 सीटें क्या सामान्य है? यहां कोई चुनाव लड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात पर गौर करना चाहता हूं कि राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है और यह आरक्षण 3 आधार पर है, सामान्य, एससी और एसटी। यानी लोकसभा में जनरल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। बात करें तो लोकसभा में एससी को कितनी सीटों पर? 84 सीटों पर। एसटी को कितनी सीटों पर? 47 सीटों पर। यहां पर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्या राज्यसभा में ऐसी व्यवस्था की गई है? तो देखिए, यह उच्च सदन है, यह वरिष्ठों का सदन है, यह विशेष योग्यता वाले सदस्यों का सदन है। अर्थात राज्यसभा में किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। जो 238 सदस्य निर्वाचित होंगे वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे। यहां पर किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। तो देखिए, हमने आज का टॉपिक में पढ़ा राज्यसभा में मुख्य बात है अधिकतम सीटें कई बार पूछी जाती है, जैसे कि अधिकतम 250 है, वर्तमान में 238। लेकिन मुख्य प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो हमें ध्यान रखना है कितने सदस्य करता है? 12 करता है। ये 4 क्षेत्र से संबंधित होता है। हमने ये भी पढ़ा कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। लेकिन आपसे मैं प्रश्न पूछ लूं कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो यहां पर 12 नहीं होगा, यहां पर कितना होगा? 14 होगा, क्योंकि 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से। संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14। लोकसभा में कितने? 2। और राज्यसभा में कितने? 12। एक कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो ध्यान रखना ये थोड़ी अलग है, पूछी भी जाती है। 30 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। एक पूछा जाता है राज्यसभा का कार्यकाल, हमने पढ़ा कोई कार्यकाल नहीं होता है, स्थायी सदन है, लगातार चलने वाला सदन है। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने साल? 6 साल। पूछ लिए ये भी जाता है कि कितने साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति दी जाती है? तो ध्यान रखना कितने साल बाद? 2 साल के बाद सेवानिवृत्ति दी जाती है। पूछा जाता है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपराष्ट्रपति करता है। किसके रूप में?
सभापति के रूप में अध्यक्षता करता है। वर्तमान में सभापति के बारे में पढ़ा, वर्तमान में सदन के नेता, उपनेता सारा पढ़ा हमने, लेकिन विशेष प्रावधान के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। विशेष प्रावधान से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 249। ये भी पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत करती है, 312 के तहत। ये राज्यसभा से संबंधित सामान्य बातें थी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से पूछा जाता है। अगली क्लास में हम लोकसभा पढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्य कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।